गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बंगाल साम्राज्य है। अभी तक हम लोग जो है बहुत सारे साम्राज्य, मराठा, सिख, ये सब पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, मद्रास भी हमने ख़त्म कर लिया था, मैसूर भी, सॉरी। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बंगाल साम्राज्य। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे हमको क्या पढ़ना है, प्लासी का युद्ध पढ़ना है हमको, आपको दिख रहा है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। इसके अलावा बक्सर का युद्ध जो हमारा 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, ठीक है। ये सारे हमको आज पढ़ने हैं, ठीक है। एक एक करके हम कवर करेंगे। जितने भी राजा हुए, इसके बाद जो है क्रम से जितने भी राजा हुए उनका अध्ययन, इसके अलावा प्लासी का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध, और उनके बाद जो भी संधियाँ हुई उनके बारे में, ठीक है। वो सारे इंपॉर्टेंट हैं हमारे, एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे आज हम। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो पहले हमारे इसमें बंगाल के संस्थापक थे वो कौन थे, मुर्शीद कुली खां थे, जिनका कार्यकाल कितना था, 1717 से 1727 तक था। पहले तो बंगाल आपको पता होगा मुगल साम्राज्य के अधीन था। तो मुगल साम्राज्य के अधीन था। मुर्शीद कुली खां से जो है बंगाल स्वतंत्र रूप से अपना काम चलाने लगा था। और मुर्शीद कुली खां के टाइम से जो है, लेकिन फिर भी क्या होता था कि जो मुगल राजा थे उनको राजस्व यहाँ से टैक्स जो है भेजा जाता था, टैक्स के एवज में पैसा भेजा जाता था। तो मुर्शीद कुली खां, उसके बाद सुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज खान, उसके बाद अलीवर्दी खां, उसके बाद नवाब सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफ़र, मीर कासिम, उसके बाद फिर से मीर जाफ़र बने, नज़मुद्दौला, सैफुद्दौला और मुबारकुद्दौला। ये तीन छोटे छोटे शासक हुए, ठीक है। ये हमारा फेज जो है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। यहीं पर जो है हमारा प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध संपन्न होगा। चलो एक एक करके हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मुर्शीद कुली खां की, तो मुर्शीद कुली खां जो हमारे थे, उनका क्या था कि वो जो है 1700 में बंगाल के दीवान बनाए गए थे, ठीक है। 1700 में इनको बंगाल का क्या किया गया था, दीवान नियुक्त किया गया था, ठीक। 1701 में क्या हुआ, उड़ीसा की इनको दीवानी मिल गई। इसके अलावा 1704 में बिहार की दीवानी मिल गई। यानी 1700 में बंगाल, 1701 में उड़ीसा और 1704 में बिहार। अब जो बंगाल का दीवान था वही क्या हो गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों का दीवान हो गया। मुर्शीद कुली खां क्या हुआ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों का दीवान हो गया। उसके बाद 1717 का फेज आता है तो इसे बंगाल की सूबेदारी भी मिल जाती है। दीवान और सूबेदार क्या होते थे, दीवान के पास क्या होता था, सारे भी जितने भी टैक्सेशन संबंधित मामले, यानी पैसे रुपए संबंधित मामले होते थे, वो किसके पास होते थे, दीवान के पास होते थे। और जो सूबेदार होता था, सूबेदार क्या होता था, बाकी सारे फौजदारी मामले जो है सूबेदार देखता था। इसके अलावा प्रशासनिक कार्य जितने होते थे वो सब सूबेदार देखता था, ठीक। तो सबसे पहले 1700 में बंगाल का दीवान बना, 1701 में उड़ीसा का और 1704 में बिहार का दीवान बना, ठीक। उसके बाद 1717 में क्या हुआ, अब बंगाल का सूबेदार भी बन गया। उसके बाद 1719 में इसको क्या हुआ, उड़ीसा की भी सूबेदारी मिल गई, ठीक। बंगाल, उड़ीसा, बिहार क्रम से चल रहा है ये, बंगाल, उड़ीसा, बिहार। बंगाल में दीवान कब बना, 1700 में, 1701 में उड़ीसा का और 1704 में बिहार का। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब दीवानी हो गई, अब सूबेदार बनेगा। फिर सूबेदार बना 1717 में बंगाल का, 1719 में उड़ीसा का। लेकिन जो बिहार का सूबेदार है वो अभी तक मुर्शीद कुली खां नहीं बना। तो इसके बाद जो शासक आएगा तब उसको जो है बिहार की भी सूबेदारी मिल जाती है। मुर्शीद कुली खां ने राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए क्या किया, कृषि और राजस्व पर, एग्रीकल्चर और टैक्सेशन पर ध्यान दिया। इसने क्या किया, जो जागीर भूमियाँ थी, अब जागीर भूमियाँ क्या होती हैं, जागीर भूमियाँ वे भूमियाँ होती थी जो राजा के द्वारा सैनिकों को या उच्च पदाधिकारियों को वेतन के एवज में दी जाती थी, ठीक। वो भूमियाँ क्या हो जाती थी, जागीर भूमियाँ हो जाती थी। उनको क्या इसने किया, खालसा भूमि में परिवर्तित, यानी सरकार की भूमि में परिवर्तित करने का प्रयास किया, यानी वो राजा के अधीन आ जाए, सरकारी भूमि हो जाए, खालसा भूमि हो जाए, ठीक। राजस्व की वसूली के लिए इसने क्या किया, इजारा प्रथा। इजारा प्रथा क्या होती थी, इजारा मतलब होता था ठेकेदारी। अब ठेकेदारी क्या होता है, ठेकेदारी आप सब जानते हैं कि किसी आदमी, एक आदमी को क्या किया, इन्होंने ठेका दे दिया। एक आदमी के पास पूरा ठेका हो गया कि अब वो क्या करेगा, यहाँ से जो है पूरा करेगा, क्या, जो टैक्स कलेक्शन जो है कौन करेगा, ठेकेदार करेगा। तो इसी को बोलते थे इजारा प्रथा। मुर्शीद कुली खां ने इसको प्रारंभ किया था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, टकावी ऋण दिया। अब टकावी क्या होता है, टकावी क्या होता है, टकावी जो हमारा होता है ये हमारा एक प्रकार का क्या होता है, ऋण होता है। ये ऋण कब दिया जाता है, जब विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे आज भी ये सरकारों के द्वारा दिया जाता है। जब ऐसी कंडीशंस आती हैं जो स्ट्रेस, यानी सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, यानी विषम परिस्थितियों में दिया जाने वाला ऋण क्या होता है, टकावी ऋण होता है। इसका जो ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, इसे टकावी ऋण। तो इसने क्या किया था, टकावी ऋण देना प्रारंभ किया, ताकि जो अगर समस्या किसानों के सामने आ रही है तो उसको सुलझा कर सकें और आगे जो है प्रोडक्शन को हाई कर सकें। इसके अलावा मुर्शीद कुली खान ने एक नगर की नींव रखी थी जिसका नाम था मुर्शिदाबाद, ठीक है। इसने क्या किया, ढाका पहले राजधानी थी बंगाल की राजधानी क्या थी, ढाका थी, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है।
तो ढाका से इसने राजधानी को मुर्शिदाबाद जो अपना शहर बनाया था उसी मुर्शिद कुली खां के नाम से मुर्शिदाबाद इसने क्या किया, अपने नाम वाली राजधानी शिफ्ट कर दिया। वहीं से ढाका से राजधानी शिफ्ट कर दी कहाँ, मुर्शिदाबाद में। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद जो शासक बनता है 1727 से 39 तक सुजाउद्दीन। ये जो है उसका दामाद था, यानी जो मुर्शिद कुली का था, मुर्शिद कुली खां की कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ पुत्री थी। अब पुत्री का एक पति होगा जिस पति का नाम था सुजाउद्दीन। ये 1727 में क्या बनता है, इसको बनाया जाता है मुर्शिद कुली खां का जो है दामाद, जिसको बनाया था शासक मुर्शिद कुली खां की जगह पे। अब ये क्या करता है, मुर्शिद कुली खां की नीतियों को जारी रखता है। इसके अलावा इसको 1733 में बिहार की भी सूबेदारी मिल जाती है। ठीक, फिर बंगाल, उड़ीसा, बिहार सूबेदारी सब जो है, बंगाल का सूबेदार अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार हो गया। ठीक, अब बिहारी जो सुजाउद्दीन है इसके टाइम पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा का ये दीवान भी है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का ये सूबेदार भी है। सारी पावर्स किसके हाथ में आ गई, सुजाउद्दीन के हाथों में। लेकिन सुजाउद्दीन ने क्या किया, अलीवर्दी खां को बिहार का क्या कर दिया, नायक सूबेदार नियुक्त किया। ठीक, अलीवर्दी खां एक जो है विदेशी था, जिसको इसने क्या किया था, यहाँ पर अपने यहाँ बंगाल में नायक सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक, इसके बाद बनता है सरफराज खान। सरफराज खान इसी सुजाउद्दीन का पुत्र था, अपेक्षाकृत दुर्बल शासक था, बिलासी प्रवृत्ति का नवाब था, पी के पढ़ा रहता था। इसके अलावा अब ये कमज़ोर था, इसीलिए जो सरफराज खान ने, इसको सुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को जो नियुक्त किया था, कहाँ का, बिहार का नायब सूबेदार, अपने अंडर में जो है, खुद सूबेदार था तो उसको नायब सूबेदार नियुक्त किया था। अब जो बिहार का नायब सूबेदार अलीवर्दी खां था, जब सरफराज खां कमज़ोर था, बिलासी प्रवृत्ति का था, तो इसने क्या किया, इस पर अटैक कर दिया और युद्ध हुआ, गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध 1740 में किस किस के बीच में हुआ था, सरफराज खान के बीच में हुआ था, और किसके बीच में हुआ था, हमारे जो हुए थे ये मतलब सरफराज खान और अलीवर्दी खान। ठीक है, तो अलीवर्दी खान ने क्या किया, सरफराज खान को यहीं निपटा दिया, हत्या करवा दी, उस खुद जो है बंगाल का नवाब बन गया। ठीक है, सरफराज खान के बाद अब कौन बना, अलीवर्दी खान, आपको बता ही दिए। अब अलीवर्दी खान के बारे में जरा सा जान लो, अलीवर्दी खान क्या था। अलीवर्दी खान जो था, अब भैया खुद ये राजा का लड़का था नहीं, अवैध रूप से इसने क्या किया था, राजा का पद लिया था। तो अवैध रूप से जब इसने सत्ता धारण की तो इसने क्या किया, जो मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह को खुश करने का प्रयास किया, उनको जो है खूब सारे पुरस्कार पहले भेजे। ठीक, जब पुरस्कार बन गए, जब स्वीकृति मिल गई, तो इसने क्या किया, धीरे धीरे फिर अपने आप को पूर्णतः स्वतंत्र करने का प्रयास किया। अलीवर्दी खान ने क्या किया, धीरे धीरे मुगल बादशाह को टैक्स देना बंद कर दिया। अब यानी बंगाल पूर्णतः मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया। ठीक, क्योंकि इसने क्या किया, टैक्स देना बंद कर दिया। अलीवर्दी खान ने कृषि एवं राजस्व दोनों पर ध्यान दिया था। भैया एग्रीकल्चर और टैक्सेशन इसने भी ध्यान दिया। इसने क्या किया, इसके फलस्वरूप क्या हुआ, बंगाल में जो है खूब टैक्सेशन इकट्ठा हुआ, जिससे क्या हुआ, राजस्व वृद्धि हुई। ठीक, उसके पास पैसा इकट्ठा हुआ, इसने क्या किया, शांति व्यवस्था। अब उसी के टाइम पे क्या हुआ, मराठों ने अटैक कर दिया। अब ये भैया पैसा कमाने में लगा हुआ था। ठीक, पूरा राज्य का सिस्टम अच्छा चल रहा था, मराठों ने अटैक कर दिया, तो इसने सोचा अगर हम जो है क्या करते हैं, युद्ध कर लेते हैं, युद्ध करते हैं तो हमारा नुकसान होगा, युद्ध करने से किसी का फायदा नहीं होता है, तो युद्ध करने से नुकसान होगा। इसने सोचा कि ऐसा है, मराठों ने जब अटैक किया है तो इसने जो है उड़ीसा का क्षेत्र उनको ऐसे ही दे दिया बिना युद्ध के, कहा नुकसान ना करो, तुम उड़ीसा का क्षेत्र ले लो और हमारे यहाँ से तुम 12 लाख रुपए ले लेना हर साल चौथ के रूप में, क्योंकि मराठा उस समय बहुत पावरफुल थे। इसने सोचा युद्ध करके हम अपनी स्थिति क्यों खराब करें, तो बंगाल, बिहार से चौथ देना स्वीकार कर लिया। उड़ीसा से क्या कहा, इसने कहा कि तुम हमसे ले लेना, उड़ीसा का क्षेत्र ले लो, बंगाल, बिहार से हमको चौथ ले लेना। अच्छा, इसने अपने समय में यूरोपीय कंपनियों को व्यापार करने के लिए अत्याधिक रियायतें दी थी। अच्छा, जब यूरोपीय कंपनियों को इसने व्यापार करने के लिए अत्याधिक रियायतें दी थी, जिसमें ब्रिटिश वगैरह भी शामिल थे, तो अलीवर्दी खान ने जब इतना किया तो यूरोपीय कंपनियों को, जो बंगाल के लोग थे वो परेशान हो रहे थे। तो बंगाल के लोगों ने जो व्यापार कर रहे थे वो परेशान होंगे, भैया तुम विदेशियों को व्यापार करने की अनुमति दे रहे हो तो हमारा व्यापार तो ठप होता जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, मतलब जब विरोध किया तो अलीवर्दी खान ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि यूरोपीय मधुमक्खी के समान होते हैं, अगर इन्हें ना छेड़ा जाए तो ये हमें शहद देंगे, लेकिन अगर छेड़ दिया जाए तो काट काट के मार डालेंगे। जो है इस प्रकार से इन्होंने वक्तव्य बोला था। ये पूछा गया है एक बार कि ये लाइन लिख के सीधे पूछा गया था किसका कथन है ये, तो ये अलीवर्दी खां का कथन था। अब अलीवर्दी खां का कोई पुत्र था नहीं, पुत्रियां थी 3। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी। ठीक, अब 3 पुत्रियां थी, अब 3 पुत्रियों में एक का पुत्र जो था जिसका नाम था सिराजुद्दौला था। ठीक, अब सिराजुद्दौला जो नाती इनका था, यानी मतलब पुत्री का पुत्र है तो नाती हुआ, तो नाती जो था वो बन गया अब अगला जो है बंगाल का नवाब। अब सिराजुद्दौला जब नवाब बना, बता दें 3 पुत्रियां थी, 3 पुत्रियों में एक पुत्री का नाम घसीटी बेगम था। अब घसीटी बेगम नाराज़ हो गई क्योंकि भैया
अब देखो 3 पुत्रियां हैं, तो एक पुत्री के पुत्र को तुम नवाब बना दे रहे हो बंगाल का, तो बाकी पुत्रियां नाराज हो जाएंगी। तो एक पुत्री का नाम था घसीटी बेगम, वो नाराज हो गई, यानी इनकी मौसी, और दूसरा इनकी दूसरी मौसी का लड़का था जिसका नाम था शौकत जंग, वो भी नाराज हो गया। ठीक है, यानी 3 पुत्रियां थी, और 3 पुत्रियों में एक घसीटी बेगम थी, एक शौकत जंग की मम्मी, एक सिराजुद्दौला की मम्मी। सिराजुद्दौला को नवाब बना, तो ये भैया घसीटी बेगम नाराज हो गई, ये जो है शौकत जंग की मम्मी नाराज हो गई, उनका पुत्र शौकत जंग नाराज हो गया। अभी इतने लोग जब नाराज हो गए तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश का समर्थन प्राप्त करना स्टार्ट कर दिया। जब ब्रिटिश का समर्थन प्राप्त करना स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में संबंध खराब होने लगे। अब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के संबंध कैसे खराब होते हैं जरा सा समझिए। कासिम बाजार की फैक्ट्री, इसका क्यों कारण थी, क्यों लड़ाई हुई। कासिम बाजार की फैक्ट्री का निरीक्षण सिराजुद्दौला करना चाह रहा था। अब कासिम बाजार फैक्ट्री जो थी वो किसके अधीन थी, अंग्रेज़ों के अधीन थी। अब वो अंग्रेज़ों के अधीन थी तो सिराजुद्दौला कह रहा था हमारे क्षेत्र में तो हम इसका क्या करना चाहते हैं, इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, निरीक्षण करना चाहते हैं। ठीक, दूसरा तो उसको करने से ब्रिटिश ने मना कर दिया था। सिराजुद्दौला की यह भी शिकायत थी, जब कोई राजा बनता था, कोई भी नवाब बनता था, तो वहाँ पर जो है सब प्रतिनिधि जो है ब्रिटिश के भेजे जाते थे। इससे पहले जितने भी राजा बने थे, बंगाल में नवाब बने थे, सबके यहाँ जब वो नवाब बने तो सब क्या हुआ था, सबके जो है प्रतिनिधि ब्रिटिश के जाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिश का कोई प्रतिनिधि, जब सिराजुद्दौला ने शपथ ग्रहण की तो कोई गया नहीं राज्यारोहण के समय पे। सिराजुद्दौला के विरोधी पक्ष के कुछ व्यक्ति जो है ब्रिटिश का संरक्षण प्राप्त कर रहे थे। अब सिराजुद्दौला जिनसे लड़ाई चल रही उन्हीं को ब्रिटिश क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए जो है धीरे धीरे सिराजुद्दौला के संबंध बिगड़ रहे थे। इसके अलावा सिराजुद्दौला की अनुमति के बगैर मेन कारण जो था तुरंत की लड़ाई का, इन्होंने क्या किया, फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिया। भाई फोर्ट विलियम किला है, अब फोर्ट विलियम किला के चारों ओर तुम क्या कर रहे हो, किलेबंदी कर रहे हो, सेना अपनी इकट्ठा कर रहे हो, यहाँ पर मोटी दीवारें बनवा रहे हो। समस्या यहीं पर खड़ी हो गई। सिराजुद्दौला ने कहा तुम मतलब हमसे युद्ध करना चाह रहे हो, इसलिए अपनी यहाँ पर पावर बढ़ा रहे हो। सिराजुद्दौला ने क्या किया, सीधे कर दिया 15 जून 1756 को, 15 जून 1756 को क्या किया, फोर्ट विलियम पर अटैक किया। फोर्ट विलियम पर अटैक करके वहां से ब्रिटिशों को भगा दिया। कुछ समय बाद जो मद्रास काउंसिल थी उससे एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव की भूमिका यहाँ पर बहुत भयंकर देखने को मिलती है। तो वाटसन और क्लाइव कहाँ पहुँच गए, अब पहुँच गए कहाँ, बंगाल। वाटसन और क्लाइव ने क्या किया, दोबारा फिर से अटैक किया। दोबारा फिर से अटैक करके क्या किया भैया, फिर से 2 जनवरी 1757 को सिराजुद्दौला को हरा दिया। 2 जनवरी 1757 जब सिराजुद्दौला हार गया तो उसके बाद 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि करने के लिए बाध्य हो गया। बात समझना, 15 जून 1756 को क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। मद्रास काउंसिल से वाटसन और एडमिरल कर्नल क्लाइव आए। उन्होंने क्या किया, 2 जनवरी मतलब लगभग जून के बाद जनवरी में 1757 में क्या किया, फिर से जो है क्या किया, अपना क्षेत्र जीत लिया और जो है अलीनगर की संधि करने के लिए बाध्य कर लिया। 9 फरवरी 1757 को हुई अलीनगर की संधि। संधि की शर्तें क्या थी, मुगल के द्वारा ब्रिटिश को जो अधिकार मिले वह सारे वापस दे दिए जाएं। मुगल बादशाह से 1717 का फरमान आपको बताए थे, जो हमारा फर्रुख सियर ने दिया था। 1717 का जो फरमान था उसमें जितने भी अधिकार मिले थे इनको बंगाल में मुफ्त व्यापार के, वो सारे इनको वापस मिल जाएं। युद्ध हर जाने के रूप में 3 लाख रुपए ब्रिटिश को मिले। इसके अलावा ब्रिटिश अपनी इच्छा के अनुसार बंगाल में किसी भी किले की किलेबंदी कर सकते थे, बंगाल में सिक्के ढाल सकते थे। इससे पहले बंबई में अपने सिक्के टक्सास से जारी करते थे। इन्होंने कहा कि अब हम बंगाल में भी सिक्के जारी करेंगे, इसकी हमको अनुमति मिलनी चाहिए। ये क्या हुआ, अलीनगर की संधि में हुआ। अब भैया ये समस्या थी क्योंकि सिराजुद्दौला एक बड़ा राजा था और सिराजुद्दौला ये नहीं चाहता था कि उस पर जो है किसी का अधिकार चले, उसकी संप्रभुता पे किसी की ठेकर लगे। ठीक, तो काल कोठरी घटना फिर हुई उसके बाद 20 जून 1756 को, जिस टाइम पर मतलब पहले जब आप देख रहे हैं ये 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने जब फोर्ट विलियम वाला जीता था, उसी टाइम पर जो है काल कोठरी घटना हुई थी 20 जून को। 20 जून को काल कोठरी घटना बहुत फेमस है, 20 जून को हुई थी 1756 में। 20 जून को काल कोठरी घटना हुई थी। इसमें क्या हुआ था, 20 जून को 146 युद्ध बंदियों को, ठीक है, क्या किया गया था, एक छोटे से कमरे में क्या किया गया था, 146 युद्ध बंदियों को बंद कर दिया गया। 3 दिन बाद जब कमरा खोला गया था 23 जून को, यानी सिर्फ 23 जून को सिर्फ 23 व्यक्ति जिंदा मिले थे, जिसमें से एक हालवेल भी था। अब ये हालवेल ने एक किताब लिखी है अपनी, एलाइव द वंडर, उसमें इस चीज़ का जिक्र भी किया है, कालकोठरी घटना का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई कालकोठरी घटना किससे संबंधित है, बंगाल से संबंधित है। सिराजुद्दौला ने 20 जून को
146 युद्धबंदियों को बंद किया था छोटे से कमरे में, जिसमें से 23 ही जिंदा बचे थे 3 दिन में। हालवेज उसका प्रत्यक्षदर्शी था, जिसने अपनी किताब एलाइव द वंडर में इसकी चर्चा की है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो भारतीय इतिहास का मॉडर्न हिस्ट्री का फेज आता है वो आता है प्लासी का युद्ध। यहाँ से ब्रिटिशर्स की मंशा बदल जाती है पूरी तरीके से। प्लासी के युद्ध के पहले उनकी जो पूरी नीति थी वो क्या थी, व्यापार करने की थी, पैसा कमाने की थी। यहाँ से माना जाता है कि उनकी नीति जो है भारत पर शासन करने की हो गई। कैसे, जब उनकी सेना जो इतनी छोटी सी सेना थी, 1500 सैनिकों की लगभग टुकड़ी थी, और जो है उसने जब 1.5 लाख की सेना को हरा दिया, तब उनकी मंशा एकदम यहाँ हो गई कि भारतीय राजाओं में, भारतीय सैनिकों में वो बल नहीं है कि उनके सामने टिक सके। ठीक है, जब 23 जून 1757 को क्या हुआ, कारण क्या थे इस युद्ध के, सिराजुद्दौला के जो अपदस्थ सेनापति थे, मीर जाफर इनका सेनापति था। इसके अलावा कुछ बड़े आदमी जो बंगाल में जैसे राय दुर्लभ थे, आमित चंद थे, जगत सेठ थे, ये सब जो है बहुत महत्वाकांक्षी थे। इन महत्वाकांक्षा के चलते क्या थे, सिराजुद्दौला से नाराज हो गए थे। सिराजुद्दौला से नाराज थे तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के साथ मिलकर साजिश रचना शुरू किया। ब्रिटिश का आरोप था कि सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया है और वो अपने फ्रांसीसियों का समर्थन भी कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा था कि भैया किसी अन्य यूरोपी का समर्थन तुम ना करना, फ्रांसीसियों का समर्थन कर रहे हैं, ये जो है ब्रिटिश ने आरोप लगाया। इसके बाद क्या हुआ, युद्ध आरंभ हो गया। प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट कब हुआ था, 23 जून। सब इंपॉर्टेंट सबसे है 1757, इंपॉर्टेंट डेट है, एकदम याद कर लो। 23 जून 1757 को हुआ हमारा क्या, प्लासी का युद्ध। अब प्लासी के युद्ध में क्या हुआ भैया, भागीरथी नदी, किस नदी के तट पर, भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। नादिया जिले के प्लासी गांव में हुआ था, इसलिए प्लासी का युद्ध कहा जाता है। कुछ ही घंटों में भैया सिराजुद्दौला हार गया और सिराजुद्दौला वहां से भागकर मुर्शिदाबाद चला गया, और मुर्शिदाबाद में मीर जाफर जो इनका सेनापति था, उसी के पुत्र मीरन ने इसकी हत्या कर दी और बंगाल का नवाब बन गया मीर जाफर, जो कि पहले से अंग्रेजों ने तय कर रखा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला की बहुत बड़ी फौज थी, लेकिन सेना नायक ही जब गद्दार हो गया तो आधे से ज़्यादा सेना तो ऐसे वेस्ट हो गई। इसके अलावा कुशल नेतृत्व तो मिला नहीं कि सिराजुद्दौला जो है छोड़ के मुर्शिदाबाद चला गया। सेना धीरे धीरे छोटी होती चली गई, बड़े राजा जो है इससे अलग हो गए थे, मतलब बड़े जो बंगाल के बड़े बड़े लोग थे, जमींदार थे, वो सब अलग हो गए थे। इसके कारण जो है सेना दुबक के छोटी हो गई और अंग्रेजों ने आकर आसानी से बंगाल विजय कर लिया। कब, प्लासी के युद्ध में 1757 में। इसके बाद शासक बना मीर जाफर। अब मीर जाफर भैया अंग्रेजों के दया से शासन बना था, तो अंग्रेजों को खुश करने के लिए इसने क्या क्या किया, 24 परगना की जिम्मेदारी दे दी। कहा भैया जिम्मेदारी ले लो 24 परगने की। 2,34,000 पाउंड एकदम क्लाइव को दिया। कहा क्लाइव तुम जो है व्यक्तिगत रूप से इतना इनको दिया, 2,34,000, और 50 लाख रुपए जो है दिए ब्रिटिश सेना को। ठीक, फ्रांसीसी बस्ती जितनी भी बंगाल में, सब पर कहा तुम ब्रिटिश तुम्हारा कब्जा। ठीक, ब्रिटिश अधिकारियों कर्मचारियों को निःशुल्क व्यापार की अनुमति भी मिल गई। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने ब्रिटिश को लगातार खुश करने के प्रयास किए, किंतु भैया ब्रिटिश की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी। वो पैसा पैसा उगा ही कर रहे थे कि खूब पैसा दो, खूब पैसा दो। अब खूब पैसे के चक्कर में क्या हुआ, मीर जाफर भैया अब कहने लगा अब हमारे पास पैसा बचा नहीं, सब पैसा तो तुम ही ले रहे हो, सरकार हम चलाए किसे, राजा हम फालतू बने। अब जब पैसा देने से मना कर दिया, 1760 में क्लाइव चला गया इंग्लैंड। ठीक, 1760 आते आते क्लाइव चला गया इंग्लैंड। अब क्लाइव के बाद नया गवर्नर जनरल आना था। ठीक, क्लाइव चला गया था, अब नया गवर्नर जनरल जब आना था तो तब तक जो है एक अस्थायी गवर्नर बना दिया गया, किसको, हालविल को। बताए थे आपको हालविल वहां बच गया था किस घटना में, कालकोठरी घटना में, जो हुई थी कब, 20 जून को 1756 को। ठीक, अब हालविल बचा हुआ था, हालविल को बना दिया गया अस्थायी गवर्नर। हालविल ने क्या किया, वो भी मीर जाफर से पैसे मांगने लगा। अब मीर जाफर ने कहा भैया ऐसा है यार, देखो परेशान ना हो, हमारे पास पैसा बहुत कम है, अब इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, बहुत पैसा दे चुके, क्लाइव को भी दिए थे, अब तुम भी मांग रहे हो, कैसे हमारा काम चलेगा। जब उसने मना कर दिया तो इसने क्या किया, एक रिपोर्ट तैयार की। हालविल ने कहा जो नए गवर्नर आए हैं उनको एक रिपोर्ट दी, जो थे बनस्टार्ट। क्लाइव के बाद गवर्नर बन के आते हैं बनस्टार्ट। ठीक है, तो बनस्टार्ट को इसने अपनी रिपोर्ट तैयार करके दी और रिपोर्ट में लिखा कि भैया ये जो है डचों के साथ मिलकर जो है हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ब्रिटिश के खिलाफ। अब भैया हालविल ने रिपोर्ट तैयार करके बनस्टार्ट को दी, जो गवर्नर स्थायी बन के आया था। अब बनस्टार्ट ने क्या किया, कहा कि मीर जाफर के स्थान पर क्या किया, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर गए और मीर जाफर के स्थान पर आ गए मीर कासिम। ठीक, समस्या देखना कैसे बदलती है।
मीर जाफर गए, मीर कासिम आ गया। भैया देखो कैसे, मतलब मीर जाफर हट गए हैं, मीर कासिम को अंग्रेजों ने बनाया है, मीर कासिम फिर विद्रोह करेगा तो फिर मीर जाफर को बना देंगे, ऐसे पलट पलट के सरकार बनाएंगे। मीर कासिम बना, इसने भी प्रारंभ में वही काम किए जो मीर जाफर ने किए थे, खुश करने का प्रयास। खुश करने के प्रयास में इसने कहा वर्धमान ले जाओ, मिदनापुर ले जाओ, चटगांव ले जाओ, सबकी जमींदारी तुम्हारी। तो वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी दे दी। 5 लाख रुपए जो है सैन्य अभियान के तौर पे दिए। कहा कि जब तुम दक्षिण भारत में सैन्य अभियान करोगे कभी साउथ में, तो हम तुमको 5 लाख रुपए देंगे, जाके मराठाओं को हराओ, 5 लाख रुपए हमसे लो। ठीक, इधर जो है सिलहट के चूने के व्यापार में ब्रिटिश को आधा हिस्सा दिया जाएगा। सिलहट बहुत बड़े चूने का व्यापार स्थल था। सिलहट जो असम में है, वो बहुत बड़े, मतलब बंगाल का क्षेत्र ही असम, असम सब बंगाल में ही आते थे। ठीक, तो उसी क्षेत्र में क्या हुआ था, आधा जो है उसका हिस्सा ब्रिटिश को दे दिया, बहुत फायदा होता था। अब जिस प्रकार मीर जाफर से धनुगाही हो रही थी, वैसे मीर कासिम से होनी शुरू हुई। तो मीर कासिम परेशान हो गया, इसने भैया अब मीर कासिम से धनुगाही के चलते क्या हुआ, मई 1763 में क्या किया, 2 अधिकारी इनायत और हे को 11 सूत्री मांगों के साथ भेज दिया गया। कहाँ, दरबार में, किसके, मीर कासिम के। अब मीर कासिम के दरबार में जब भेज दिया गया तो मीर कासिम ने मना कर दिया। अब मीर कासिम ने जब मना कर दिया तो भैया ब्रिटेन ने सैन्य अभियान करके उदय नाला के युद्ध में मीर कासिम को पराजित कर दिया। उदय नाला के युद्ध में क्या किया, मीर कासिम को पराजित कर दिया। अब मीर कासिम ने क्या किया फिर, जो भैया जब एक बार हार गया ये मीर कासिम उदय नाला के युद्ध में, 11 सूत्री मांग भेजी थी, इसने मना किया तो उन्हें अटैक कर दिया। उदय नाला का युद्ध लड़ा, मीर कासिम हार गया। इसके बाद क्या हुआ, मीर कासिम बहुत जुगाड़ी आदमी था। मीर कासिम ने क्या किया भैया, मीर कासिम ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करना प्रारंभ किया। इसने कहा ऐसा तुम लोग क्या कह रहे हो कि बंगाल में ब्रिटिश खुला व्यापार करें, निःशुल्क व्यापार करें। इन्होंने कहा करो बेटा तुम, हम सबके लिए फ्री कर दे रहे हैं। कहा कि सब लोग फ्री व्यापार करो। अब भैया समस्या ब्रिटिश को होगी, जहां ब्रिटिश को टैक्स नहीं लगता था। सोचो 100 रुपए की चीज़ है, अब ब्रिटिश को कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो अगर 120 की बेच दे रहे हैं तो उनको 20 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, दूसरे के लिए 100 रुपए की चीज़ है, 20 रुपए टैक्स लग रहा है, तो 120 की तो नहीं बेच पाएगा वो, क्योंकि भैया 120 की उसको पड़ ही रही है। अगर वो 130 की बेचेगा तो उसकी बिकेगी नहीं, तो सब व्यापार सबका ठप होता जाता था। लेकिन ब्रिटिश व्यापार करते जाते थे क्योंकि उनको टैक्स फ्री था। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि सबको टैक्स फ्री, किसी से हम टैक्स लेंगे नहीं, सब लोग खुला व्यापार करो। अब भैया ब्रिटिश को दिक्कत होगी, उनका व्यापार ठप होता नजर आ रहा था। राजधानी का स्थानांतरण इसने क्या किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया, क्योंकि मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का पावर बढ़ गया था। तो इसने क्या किया, राजधानी शिफ्ट कर ली, कहा मुर्शिदाबाद से हम मुंगेर रखेंगे राजधानी। ये भी पूछा गया है पीसीएस में, मुर्शिदाबाद से बंगाल की राजधानी मुंगेर शिफ्ट करने वाला कौन राजा था, तो हमारे थे मीर कासिम। कासिम जुगाड़ी आदमी था, और जिसने मुंगेर ट्रांसफर किया और मुंगेर में अपना जो है गोला बंदूक की फैक्ट्री भी खोल ली, खोलेंगे युद्ध करवा के ताकि। अब बिहार का उप सूबेदार जो था रामनारायण, बिहार का उप सूबेदार था रामनारायण, जिसको ब्रिटिश का समर्थन था, मीर कासिम ने उसकी हत्या करवा दी। उपरोक्त कार्यों से ब्रिटिश ने अपने विरुद्ध समझा और कासिम को नियंत्रित करने का प्रयास किया। कासिम को नियंत्रित करने के लिए इसने क्या किया, जून 1763 में एलिस को पटना भेजा। अच्छा, एक तत्कालीन कारण, हाँ, ब्रिटिश ने क्या किया 1763 में, ठीक, जून 1763 में एक अंग्रेज था जिसका नाम था एलिस। अब एलिस को कहा कि जाओ ये पटना है और पटना पर कर लो जाके अटैक। ठीक, अब पटना पर अटैक करने आया और मीर कासिम ने क्या किया, पटना के चारों तरफ घेराबंदी कर ली और एलिस समेत 148 ब्रिटिश अधिकारियों को, सैनिकों को निपटा दिया। ठीक, एलिस समेत 148 ब्रिटिश सैनिकों को जब निपटा दिया तो जुलाई 1761 में मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया गया। 63 में पहले हुआ था, 61 में जो है उससे पहले जो है इनको क्या किया गया था, बंगाल के पद से हटा दिया गया और फिर से किसको बैठा दिया गया, मीर जाफर को बैठा दिया गया। मीर जाफर को बैठा दिया गया। मीर जाफर ने नवाब बनते फिर वही काम किया, कहा चलो 2.5% नमक कर के बदले तुमको निःशुल्क व्यापार हम दे रहे हैं, खाली तुम जो है नमक कर दो 2.5%, बाकी किसी चीज़ पर टैक्स की जरूरत ही नहीं है। अब इतनी सारी समस्याएं जो है फिर वही समस्याएं आ गई, बाकी सबका। मीर जाफर को नवाब फिर से बना दिया गया, पहले मीर जाफर थे, फिर मीर कासिम को लाया गया, फिर मीर जाफर को बैक करके ले आए। अच्छा, अब मीर जाफर शासक बना तो मीर जाफर ने तो कुछ किया नहीं, क्योंकि ये तो कठपुतली था भाई, अब एक बार हट चुका है, सोचता फिर ना हटा दें। अब उधर मीर कासिम, शासक मीर जाफर है, लेकिन मीर कासिम क्या हुआ, भाग के कहाँ चला गया, भाग के चला गया इलाहाबाद। अवध का नवाब था, उसके पास इसने शरण ले ली जाके। अब अवध का नवाब वहीं उस समय जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी थे। इन्होंने क्या किया, एक गुट बनाया, किसका किसका, मीर कासिम जो बंगाल का पूर्व नवाब था, इसके अलावा शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था, उसके अलावा सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 3 गुट बन गए थे, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला। मीर कासिम बंगाल का पूर्व नवाब, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, सुजाउद्दौला अवध का नवाब। ठीक है, ब्रिटिश से इनकी भिड़ंत हुई। अच्छा, जब
प्लासी का युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला हारे थे, तब सिराजुद्दौला की सेना कमज़ोर थी क्योंकि उनके अंदर के ही लोग क्या थे, गद्दार थे। ठीक, उनके सेनापति गद्दारी कर रहे थे और उसके अलावा उनके जो उच्च अधिकारी थे वो गद्दारी कर रहे थे, तो उनकी सेना सिकुड़ के क्या हो गई थी, छोटी हो गई थी। लेकिन तब जो है, इसलिए ब्रिटिश को तब ना माना जाए, अगर ब्रिटिश पावरफुल हैं तो मान लो अलग बात है, लेकिन आज कंडीशन कुछ और थी। आज मीर कासिम अपनी सेना लिए हुए खड़ा था, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह जो उस समय तत्कालीन समय के मुगल बादशाह थे, मुगल सबसे बड़े माने जाते थे उस समय राजा, ठीक है, वो खड़े हुए थे। शुजाउद्दौला अवध एक बड़ा राज्य था, अवध के नवाब भी वहाँ पर खड़े हुए थे। तीनों ने मिलकर जो है ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध प्रारंभ कर दिया और कुछ ही देर में कैप्टन मुनरो ने क्या किया, तीनों की सेना को चुटकी में उड़ा दिया भैया। अब तीनों की सेना को जब कैप्टन मुनरो ने हरा दिया, तब क्या हुआ, मीर कासिम तो भाग गया। अब मीर कासिम भाग गया भैया, जब मीर कासिम भाग गया बक्सर के युद्ध के बाद, और जो है अब इन दोनों को, ये दोनों फंस गए भैया, जो अवध नवाब थे और मुगल बादशाह थे, ये दोनों फंस गए। तो इनके साथ में एक संधि हुई जिसे हम लोग नाम से जानते हैं इलाहाबाद की संधि। ध्यान रखना, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को दो संधियाँ हुई। 12 अगस्त को इसके बीच में हुई थी मुगल सम्राट से, 16 अगस्त को इसके बीच में हुई हमारा अवध नवाब से। ठीक, इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई 12 अगस्त 1765 को हुई मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने क्या किया, ब्रिटिश से कहा कि भैया तुम ऐसा है, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अब तुम ले लो। समस्या समझना, यहाँ से कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से द्वैध शासन व्यवस्था स्टार्ट होती है। क्या स्टार्ट होता है, द्वैध शासन स्टार्ट होता है बंगाल में। यहाँ से जो है क्या हुआ, इसी इलाहाबाद की संधि से क्या हुआ, ब्रिटिश अब एक व्यापारिक कंपनी न रह के क्या रहे हो गए हैं, वो राजा हो गए हैं, नवाब हो गए अब यहाँ के। ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि इनको क्या मिल गया, दीवानी मिल गई है, टैक्स कलेक्शन के पावर मिल गया है बंगाल बिहार उड़ीसा से पूरा पूरा। ब्रिटिश की ओर से मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन। ब्रिटिश ने कहा तुम ऐसा करो, इतना तो हमको दे रहे हो, इतनी जगह टैक्स कलेक्शन करने की व्यवस्था दे रहे हो, 26 लाख रुपए तुम लो वार्षिक पेंशन और चले जाओ आराम से बैठो। कड़ा का क्षेत्र जो अवध के नवाब के अधीन था, अवध के नवाब के अधीन था, ये इनको किसको दे दिया गया, कड़ा का क्षेत्र इन्हीं को वापस कर दिया गया। कहा लो कड़ा का क्षेत्र तुम ले लो। मतलब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने अपने पास से कुछ नहीं दिया। ब्रिटिश ने कहा कि ऐसा है, ये कड़ा का क्षेत्र जो है, जो हम ले रहे हैं किससे, इधर वाली संधि करके हम ले रहे हैं, इधर वाली संधि करके अवध के नवाब से ले रहे हैं, और हम दे किसको रहे हैं, मुगल बादशाह को। तो अपने पास से कुछ गया नहीं। दूसरी संधि इलाहाबाद की किससे हुई, दूसरी संधि हुई अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। शुजाउद्दौला ने क्या किया, कहा कि भैया ऐसा है, हमको जो है 50 लाख रुपए, कहा कि तुमसे लड़ाई की हो, युद्ध की हो, हमारा सैनिक मर गए, हमको बड़ा नुकसान हुआ पैसे का, 50 लाख रुपए युद्ध हार जाने के रूप में दे दो। कड़ा का क्षेत्र उठा के तुम दे दो भैया मुगल को, हमको नहीं चाहिए कुछ, कड़ा का क्षेत्र मुगल को दे दो। इसके अलावा अवध में अब हम क्या करेंगे, अपनी जो तुम्हारी राजधानी है उसमें क्या करेंगे, एक सैन्य टुकड़ी अपनी रखेंगे, इस पर खर्चा तुम उठाओगे। समझे, वही जो अंग्रेज हमेशा करते थे, अपनी सेना रख देंगे तुम्हारे यहाँ, खर्चा तुम झेलो, सेना अंग्रेजों की है, जरूरत पड़ने पर तुम्हें को डरा धमका के तुम ही पर अटैक कर देगी। बहुत बढ़िया स्कीम थी। तो 12 अगस्त को इलाहाबाद की प्रथम संधि, 16 अगस्त को द्वितीय संधि 1765 में हुई। इसके बाद 3 कठपुतली जैसे छोटे छोटे शासक हुए। नजमुद्दौला बना 1765-66 में, नजमुद्दौला रहा। इसने क्या किया, उठा के रक्षा, वित्त, विदेश, संचार, जितने भी महत्वपूर्ण मामले थे सब उठा के दे दिए ब्रिटिश को। और उसके अलावा क्या किया, 53 लाख रुपए इसको पेंशन तय कर लिया गया कि देखो सारा पैसा हम कमाएंगे, जितना भी बंगाल में है तुमको देंगे 53 लाख रुपए, इससे तुम जो है पूरा बंगाल में खर्चा संभालना, मतलब जिम्मेदारी सारी तुम्हारी, पैसा सारा हमारा, 53 लाख रुपए तुमको उसके एवज में देंगे हम बंगाल से। दूसरी बात, सैफुद्दौला आया, सैफुद्दौला से कहा कि अब तुमको 12 लाख रुपए खाली देंगे 53 की जगह, और तुम भी क्या करना, ऐसे काम चलाना। इसके मुबारकुद्दौला है, इनसे कहा कि तुमको 10 ही लाख देंगे, अब 10 ही लाख देंगे। धीरे धीरे वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, कहा तुम मुबारकुद्दौला के बाद कहा कि अब ये नवाब का पद खत्म करो, और जो है बंगाल को मिला लिया अपने अंदर। और इसको जो है क्या किया, कलकत्ता की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने भी पुष्टि कर दी कि भैया आप ठीक है, बंगाल में नवाब कोई नहीं होंगे। तो मुबारकुद्दौला जो हमारा बनता है वो आखिरी नवाब हमारा बनता है, मुबारकुद्दौला। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये बंगाल का वीडियो। धीरे धीरे अब आपका जो है हम क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश ने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा स्टार्ट कर दिया है। अब ब्रिटिश जब पूरे भारत पर कब्जा स्टार्ट कर दिए हैं, तो जब कंडीशन ऐसी आएगी पूरे देश पर जब ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाएगा, तब धीरे धीरे जो है हम स्वतंत्रता आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। फिर कैसे कैसे धीरे धीरे गांधी जी और इनका उदय होगा, और कांग्रेस कैसे बनेगी 1885 में। उसके बाद गांधी जी आएंगे तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े बड़े आंदोलन चलाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे भारत आज़ाद होगा। यहाँ तक आपका पूरा फेज़ हमको लेके चलना है जल्दी से जल्दी। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।
वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भैया धड़ाधड़ इसको शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। अगला आप नेक्स्ट वीडियो कल आपका जो मिलेगा वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, इकोलॉजी का वीडियो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा। उसके साथ हम जो है अब क्या करेंगे, ऑप्शनल के क्वेश्चन को साथ मिलाएंगे जिससे आपको आसानी रहे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको जो है कवर करने में। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।